हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम राजा रवि वर्मा के बारे में पढ़ेंगे। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 ईस्वी को केरल के किलिमन्नूर नामक कस्बे में हुआ था। राजा रवि वर्मा की मां का नाम मकईरम तिरुनालुमा अंबाबाई थम्पुरट्टी था, जो स्वयं एक कथकली कवियत्री व चित्रकार रही थी। मकीरम तिरुनालुमा अंबाबाई थम्पुरट्टी ने मणि प्रवालम जैसी विख्यात पुस्तक की रचना की थी। उनकी एक अन्य कृति पार्वती स्वयंवरम है, जिसे राजा रवि वर्मा ने उनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित करवाया था। राजा रवि वर्मा के पिता का नाम इजहुमविल नीलकंठन भट्ट त्रिपाद था, जो संस्कृत भाषा व आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान थे। रवि वर्मा के 4 भाई बहन थे, जिसमें सबसे छोटी बहन का नाम मंगलाबाई थम्पुरट्टी था, जो नृत्य कला में प्रवीण थी और सभी अंकन के लिए भी जानी जाती थी। मंगलाबाई ने कालिदास की कृतियों के आधार पर कई अनुकृतियाँ तैयार की थीं। इनके अन्य 2 भाइयों का नाम गोदा वर्मा और राज वर्मा था। सन 1866 ईस्वी में 18 वर्ष की आयु में राजा रवि वर्मा का विवाह त्रावणकोर की एक अन्य प्रमुख जागीर मावेल्लिकारा के शाही घराने की 12 वर्षीय भागीरथी बाई के साथ हुआ था। भागीरथी बाई को औपचारिक रूप से पूर्वरूतिनाल भागीरथी बाई थम्पुरट्टी के रूप में जाना जाता है। आगे चलकर राजा रवि वर्मा को 5 संतानों की प्राप्ति हुई, जिनमें 2 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। राजा रवि वर्मा के बड़े पुत्र का नाम केरल वर्मा था, जो अत्यंत आध्यात्मिक स्वभाव के थे। केरल वर्मा जीवन पर्यंत अविवाहित रहे। राजा रवि वर्मा के सबसे छोटे पुत्र का नाम राम वर्मा था। बाद में चलकर कलात्मक प्रतिभा की विरासत राम वर्मा को मिली। राम वर्मा ने अपनी पढ़ाई मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट से की थी। राम वर्मा का विवाह त्रावणकोर के अंतिम दीवान पीजीएन उन्नीथन की बहन गौरी कुजम्मा के साथ हुआ था। राम वर्मा 7 बच्चों के पिता बने, जिनमें रवि वर्मा की 3 पुत्रियों में पहली पुत्री का नाम महाप्रभा अम्मा, दूसरी का नाम उमा अम्मा और तीसरी का नाम चेरिया कोछम्मा था। पहली पुत्री महाप्रभा अम्मा का अंकन राजा रवि वर्मा ने 2 प्रसिद्ध चित्रों में किया है। उमा अम्मा का नाम वर्मा की मां के नाम पर रखा गया था। राजा रवि वर्मा की प्रतिभा की पहचान सर्वप्रथम उनके चाचा राजा राज वर्मा ने की थी। राजा राज वर्मा तंजौर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। एक बार राज वर्मा राजभवन की दीवार पर तंजौर शैली में भगवान विष्णु का चित्र बना रहे थे और बीच में कुछ काम के लिए बाहर जाने पर मात्र 14 वर्ष की आयु वाले रविवर ने न केवल उस चित्र को पूर्ण कर दिया, बल्कि उस चित्र के नीचे विष्णु के वाहन के रूप में गरुड़ का भी चित्र अंकित कर दिया। इस प्रकार गरुड़ारूढ़ विष्णु का रूप सध गया। जब राज वर्मा काम करके वापस आए तो आश्चर्य विमूढ़ रह गए। उन्होंने बालक को भाव तीरे में गले लगा लिया। बस यही वह क्षण था जिसमें राज वर्मा ने तय किया कि उनका बालक एक मशहूर चित्रकार बनेगा। त्रावणकोर के महाराज अय्यलम तिरुनल के पास राज वर्मा रवि वर्मा को ले गए, जहां उसने राजप्रसाद के दरबारी चित्रकार आलागिरि नायडू से प्रारंभिक शिक्षा ली। राजप्रसाद में तैनात एक अन्य दरबारी चित्रकार, जिनका नाम रामास्वामी नायकर था, रामास्वामी नायकर से उन्होंने जल रंग में काम करना सीखा। हालांकि रवि वर्मा के प्रारंभिक कला गुरु के बारे में इतनी परस्पर विरोधी बातें सुनाई पड़ती हैं कि कई बार निरसर तक पहुंचने में काफ़ी दिक्कत होती है। कला आलोचक ज्योतिष जोशी कहते हैं, बहुत से कला आलोचक और इतिहासकार इस बात को काटते हैं कि आलागिरि नायडू ने रवि वर्मा को कला की प्राथमिक शिक्षा दी। कुछ लोग रामास्वामी नायकर को लेकर भी संदेह पैदा करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि रामास्वामी नायकर ने त्रावणकोर के राजा के कहने पर रवि वर्मा को जलरंग की पद्धति का काम करना सिखाया था। यह भी सत्य है कि बालक को आलमगीर नायडू ने
शुरुआती कला संस्कार दिए। सौभाग्य से उन्हें राजप्रसाद एक बहुत संपन्न पुस्तकालय भी मिल गया। इसमें मलयालम और संस्कृत के साहित्य और कला पर सैकड़ों ग्रंथ थे जिन्हें उन्होंने खंगाल डाला। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र, मूर्ति शास्त्र तथा संस्कृत नाटकों के गहन अध्ययन में उनमें मिथकई इमेजरी की विराट और विशिष्ट समझ, संवेदना और सौंदर्य दृष्टि के विकास में एक ठोस आधारभूत का काम किया। यहाँ तक कि बाद में राजा रवि वर्मा ने संस्कृत के छंदों में कविताएं भी लिखी। इस तरह रंग और शब्द दोनों के मर्म को जानने के लिए ही उन्होंने संगीत के स्वरों को भी समझा। चाचा राजवर्मा, आला, गिरि नायडू तथा रामास्वामी नायकर की कला दीक्षा से अकूत प्रतिभा के धनी रवि वर्मा को अकूत लाभ हुआ, पर उन्हें तैल रंग के प्रयोग की तकनीक मालूम नहीं थी। इसी बीच एक दिन मद्रास के एक अखबार में तैल रंगों का विज्ञापन छपा। यह माध्यम उनके लिए पहले से ही नितांत अपरिचित और चुनौतीपूर्ण था। चाचा राजवर्मा ने युवा भतीजे रवि वर्मा के लिए तैल रंगों को उपलब्ध करवाया, लेकिन वे इसके इस्तेमाल की तकनीक से अनभिज्ञ थे। उन्हीं दिनों त्रावणकोर राजदरबार में सभी पोर्ट्रेट बनाने के लिए एक ब्रिटिश चित्रकार थियोडोर जेनसन आया था, जिसका सभी आंकने में बड़ा नाम था। थियोडोर जेनसन से आग्रह किया गया कि वह बालक राजा रवि वर्मा को तैल रंगों में काम करने की तकनीक का प्रशिक्षण दे दे, लेकिन जल रंग में राजा रवि वर्मा द्वारा किए गए काम को देखकर वह यह जान चुका था कि ऐसी अदम्य इच्छा से भरे प्रतिभाशाली युवक को तैल रंग का उपयोग सिखाना स्वयं के लिए खतरा मोल लेना होगा। बहरहाल ईर्ष्यावश उसने स्पष्ट इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह उनके द्वारा बनाए चित्रों को देख सकता है, लेकिन रंग संयोजन और रंग मिश्रण के समय वह किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं देगा। नतीजतन युवा राजा रवि वर्मा ने गहरे मनोयोग के साथ भिड़ कर स्वयं ही सब कुछ सीख लिया और कुछ दिनों में महाराज तथा महारानी का सुंदर कंपोजिशन उसी यथार्थवाद शैली में तैल रंग से बना दिया, जिसे देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि यह तस्वीर थियोडोर जेनसन की बनाई तस्वीर से कहीं बेहतर थी। और इस तरह से तैल रंगों में प्रयोग करने वाले राजा रवि वर्मा भारत के प्रथम चित्रकार कहलाए। यह विडंबना ही है कि कला जगत में आज भी यह भ्रम बनाए रखा गया है कि जेनसन ने राजा रवि वर्मा को तैल रंगों के प्रयोग की तकनीक सिखाई थी, जो पूर्णतः असत्य है। सत्य यही है कि इस कलाकार ने किसी भी कला संस्थान से कला की कोई विधिवत शिक्षा नहीं ली थी। चित्रांकन की यूरोपीय यथार्थवादी शैली में प्रयुक्त होने वाले स्पष्ट पर्सपेक्टिव इत्यादि के अध्ययन हेतु उन्होंने पद्मनाभपुर में के मालाबार स्कूल ऑफ पेंटिंग में दाखिला लेना चाहा, लेकिन उनको निराशा ही हाथ लगी। उन्होंने जो कुछ अर्जित किया अपनी प्रतिभा और परिश्रम तथा साधना से पाया। इतना अवश्य था कि उन्होंने त्रावणकोर के महाराज की मदद से लंदन की रॉयल अकादमी द्वारा पश्चिम की चित्रकला पर प्रकाशित होने वाली और बहुमूल्य पुस्तकों को मंगवाया और अत्यंत सूक्ष्मता के साथ स्वयं ही यूरोपीय कलाकारों की यथार्थवादी तकनीक और चित्र भाषा को सीखकर भारत का प्रथम यथार्थवादी चित्रकार कहलाने का गौरव प्राप्त किया तथा भारतीय चित्रकला को आधुनिक बनाने की सर्वप्रथम पहल की। उन्हीं दिनों राजा रवि वर्मा के काम से लॉर्ड हर्बर्ट इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने उनकी चित्रकृतियों को अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियों में स्पर्धा के लिए भिजवाया। वियना की एक ऐसी ही कला प्रदर्शनी में उन्हें ऑनरेबल मेंशन मिला। एक अन्य प्रदर्शनी में उन्हें स्वर्ण पदक मिला तो सारा दृश्य ही बदल गया। इस पदक के बाद राजा रवि वर्मा की ख्याति पूरी दुनिया में फैल गई। इसी ख्याति का नतीजा था कि ड्यूक ऑफ बकिंघम ने महाकवि कालिदास के चर्चित महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका को ध्यान में रखकर बनाई गई उनकी विख्यात तैल चित्रकृति शकुंतला राजा रवि वर्मा का सबसे पहला पौराणिक चित्र खरीदी। तब के समय में उन्होंने उसका मूल्य 50,000 रुपये अदा किया था।
इसी चित्र को सर विलियम द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम के अंग्रेजी अनुवाद ग्रंथ के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया गया। यहाँ तक आते आते उनके सामने एक मार्ग स्पष्ट हो चुका था कि अब उन्हें अपनी कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों के समक्ष ले जाना है। यहाँ स्पष्ट कर देना प्रासंगिक होगा कि उनके लिए जो कला दिशा चुनी जा रही थी उसकी वाजिब वजह यह थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कमीशन्ड आर्टिस्ट भारत आकर जो चित्रांकन कर रहे थे उसमें जहाँ एक ओर भारत को सांपों, जादू टोना और भूख से बिलबिलाते नंगों भूखों का देश बताया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर पंडों, पुजारियों और नदियों में करोड़ों की संख्या में एक साथ नहाने वालों का देश बताया जा रहा था। उस समय ब्रिटिश चित्रकारों ने जो रेखांकन और चित्रांकन किए हैं उनसे इस तथ्य का सत्यापन किया जा सकता है। दरअसल यह वह कालखंड था जब औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध एक धीमी लपट लगभग सारे देश में उठ रही थी, क्योंकि भारतीयों को लग रहा था कि वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शिकंजे में फंसकर अपनी अस्मिता खो रहे हैं। भारत की भव्य और विराट परंपरा पर वक्त की धूल जमती जा रही थी। निश्चय ही उसकी तलाश में सिर्फ मुड़कर पीछे देखा जा सकता है। निकट अतीत गड़बड़ था और भविष्य अस्पष्ट और एक गहरी धुंध के पार था। इसलिए निकट अतीत के उत्खनन को उन्होंने इरादतन रद्द करते हुए सुदूर अतीत या कहें कि पवित्र की तरफ अग्रसर होना तय किया, क्योंकि विराट और वैविध्य वहीं भर ही शेष था जो ऊर्जा देने के विकल्प की तरह सामने था। शायद यही वह द्वंद्व था जिसने राजा रवि वर्मा को अपने चित्रों के विषय को निर्धारित करने में एक बड़ी और निर्णायक भूमिका अदा की। उन्होंने संस्कृत नाटकों, गीत गोविंद और रसमंजरी से मदद ली और यूरोपीय न्यू क्लासिकल रियलिज्म की संभावनाओं का दोहन करते हुए भारतीय पौराणिक कथाओं और देवी देवताओं का चित्रण आरंभ किया। किंचित इसी कारण चित्रित देव स्त्रियों की काया कुछ कुछ पृथुल बनने लगी। दरअसल सौम्य भाव की निर्दोष सात्विकता को अपनी कला की गहरी ऐन्द्रिकता के जरिए रवि वर्मा ने उसे अतिक्रमित किया। नतीजतन वे एक खास किस्म की सेंसुएसनेस से भरी स्त्रियां थीं जो पूज्या से अधिक रूप विशिष्टता का भाव लिए हुए थीं। बहरहाल निर्विवाद रूप से यह कहा जा सकता है कि राजा रवि वर्मा की चित्रकृतियां रंग व्यवहार में अन्यतम थीं और यह क्षमता रेब्राम, गोया, टिशियन और रूबेंस से रत्ती भर कम नहीं थी। अभी भी गोया की न्यूड माजा, रेब्राम की सिसकियाँ या टिशियन की विनिस ऑफ उर्बिनो से राजा रवि वर्मा की किसी भी निर्वासना की तुलना बआसानी की जा सकती है। बल्कि यह कहा जा सकता है कि वे चित्रभाषा में यूरोप के उपयुक्त महान चित्रकारों के स्तर पर ठहरती हैं। कहना न होगा कि उनकी चित्रकृतियों में देह की कामाश्रयी अभिव्यक्ति रंग अभिव्यक्ति में काव्यात्मक लगती हैं। सेक्स को लिरिकल बनाने का यह अद्वित उपक्रम था जो हमारे रस सिद्धांत की समझ से पैदा हुआ था और इन सबसे पश्चिम के कलाकार भी जल बुन रहे थे। राजा रवि वर्मा के लिए पूरा कथाओं और देवी देवताओं का चित्रण आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि उनके आभूषण और वस्त्र विन्यास के साथ ही साथ उस परिवेश और काल को समाहित करना था जिसका कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं था। राजा रवि वर्मा ने महाराष्ट्रियन 9 गज की साड़ी को देवियों का परिधान बनाया तो तत्कालीन कला आलोचक ने राजा रवि वर्मा की बहुत आक्रामकता के साथ आलोचना की। उनका तर्क था कि क्या तब ऐसे वस्त्र और परिधान संभव थे? फिर साड़ी के साथ चित्रण में एक ऐसी स्थानीयता भी आ रही थी जिससे मिथकई पात्रों और चरित्रों की भौगोलिकता ही संदिग्ध और संकटग्रस्त होने लगी थी। राजा रवि वर्मा ने बसंत सेना नामक चित्र में 9 गज साड़ी को पहली बार ऐसा रूप दिया था कि धीरे धीरे वह भारतीय स्त्री की सार्वदेशी पोशाक बन गई। बाद में इसी उल्टे पल्ले वाली साड़ी को रविंद्रनाथ टैगोर की भाभी ज्ञानदा नंदिनी ने पहनकर सर्व स्वीकृत बना दिया। बहरहाल साड़ी लपेटन की इस शैली ने तत्कालीन फिल्मों को भी प्रभावित किया। फिल्मों की नायिकाएं अब राजा रवि वर्मा के चित्रों की नायिकाओं
सदृश साड़ी पहनकर पर्दे पर आने लगी। आज भी साड़ी लपेटन की यह शैली भारतीय स्त्री के अभिजात्य परिधान की एक बड़ी विशेषता है। राजा रवि वर्मा ने अपनी कला को स्वरूप देने के लिए अपने छोटे भाई के साथ भारत की सांस्कृतिक यात्रा की। दिल्ली, राजस्थान, कोलकाता, लाहौर, तंजौर, मायावरम या श्रीरंगम की यात्रा हो या देश के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण हो, रवि वर्मा ने अपनी कला को जीवंत बनाने की पूरी कोशिश की। अनेक स्थलों पर रेल सुविधा उपलब्ध न होने के बावजूद अन्य साधनों द्वारा अपनी यात्रा पूरी की। इसके तत्काल बाद ही उन्होंने अपनी चित्रकृतियों में भूदृश्य भी चित्रित करना शुरू किया। बहरहाल चित्रों में पृष्ठभूमि के रूप में जो लैंडस्केप होते वह उनके अनुज किया करते थे। मानस यात्रा नामक उनकी एक काव्य पुस्तक प्राप्त होती है जिसमें उन्होंने अपनी यात्राओं का बड़ा रोचक वर्णन किया है। ब्रिटिश प्रशासक ने खासकर एडगर थर्स्टन ने राजा रवि वर्मा के करियर को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा 1873 ईस्वी में चेन्नई चित्रशाला के अधिष्ठाता चेसमट त्रावणकोर पधारे। यहाँ वे राजा रवि वर्मा के चित्रों से अत्यधिक प्रभावित हुए। चेसमट ने राजा रवि वर्मा को चेन्नई कला प्रदर्शनी के लिए चित्र बनाने का अनुरोध किया। अथक परिश्रम से राजा रवि वर्मा ने मुलुप्पू चुटिया नायर स्त्री, चमेली के हार से बालों को गूंथती हुई नायर स्त्री शीर्षक से एक अत्यंत सुंदर चित्र बनाया। सन 1873 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर लॉर्ड होबार्ट के संरक्षण में मद्रास में आयोजित चित्र प्रदर्शनी में रवि वर्मा ने इस चित्र के साथ पहली बार भाग लिया। प्रदर्शनी में इस चित्र को प्रथम स्थान मिला और उन्हें मात्र 25 वर्ष की उम्र में गवर्नर का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। इसके बाद राजा रवि वर्मा की धूम मच गई और वह कला के क्षेत्र में अनवरत प्रगति करते हुए एक उल्लेखनीय स्थान बनाते चले गए। सन 1875 ईस्वी में भारत की राजकीय यात्रा पर आए ड्यूक ऑफ एडिनबरा, जो आगे चलकर किंग एडवर्ड बने, को जब राजा रवि वर्मा के 2 चित्र भेंट किए गए तो चित्रों को देखकर उन्होंने आश्चर्य प्रकट किया कि एक भारतीय चित्रकार जिसने इंग्लैंड में चित्रकला की कभी शिक्षा नहीं प्राप्त की, वह अंग्रेज चित्रकारों की तरह के इतने उत्कृष्ट चित्र कैसे बना लेता है। उन्होंने राजा रवि वर्मा से विशेष रूप से भेंट करने की इच्छा प्रकट की और जब वे रवि वर्मा से मिले तो उन्होंने आसन से उठकर उनका सम्मान किया। यह एक विशेष सम्मान था जो उन्होंने अपने शासित देश के किसी चित्रकार के प्रति प्रदर्शित किया था। 1880 ईस्वी में पूना कला प्रदर्शनी में राजा रवि वर्मा द्वारा सन 1879 ईस्वी में तैल माध्यम में निर्मित सीता वनवास चित्र को महाराज गायकवाड़ ने स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। इसके साथ ही उन्हें मद्रास के गवर्नर, अंग्रेज अधिकारियों व राजा महाराजाओं के लिए चित्र बनाने का आमंत्रण मिलने लगा। 1881 ईस्वी में वडोदरा के अलंकरण समारोह में उन्हें महाराज राज परिवार के सदस्यों, ब्रिटिश रेजिडेंट और सर माधव की छवि बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। सन 1888 ईस्वी में दीवान शेषय्या ने टी माधवराव के जरिए राजा रवि वर्मा को बड़ौदा के महाराज सियाजीराव से मिलवाया। महाराज के लिए उन्होंने 1888 ईस्वी में रामायण और महाभारत विषयक 14 चित्र, नल दमयंती, शांतनु और मत्स्यगंधी, शांतनु और गंगा, राधा और माधव, विश्वामित्र और मेनका, बालक भरत और सिंह, विश्वामित्र और मेनका, हंस दमयंती, कंस माया, श्री कृष्ण का जन्म, श्री कृष्ण और यशोदा, सीता का वनवास, अर्जुन और सुभद्रा, हरिश्चंद्र और तारामती का निर्माण किया। सन 1891 ईस्वी में ये चित्र बड़ौदा महाराज के राजमहल में प्रतिष्ठित हुए। तब से आज तक इसी महल में प्रदर्शित हैं। इन चित्रों के निर्माण से पहले रवि वर्मा ने 2 वर्ष तक वाराणसी, दिल्ली, इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, और आगरा आदि शहरों का भ्रमण किया और
वहाँ की वेशभूषा, आकृति और वातावरण इत्यादि का गहन अध्ययन किया। तब जाकर कहीं उन्होंने अपने इन पौराणिक पात्रों की रचना की। उनसे प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद ने वर्ल्ड रिलीजन कांग्रेस ऑफ शिकागो 1893 ईस्वी में उनकी चित्रकृतियाँ प्रदर्शनार्थ हेतु मंगवाई, जिनमें मालाबार सुंदरी 1899 ईस्वी में बनाई गई है, लो पापा आ रहे हैं 1893 ईस्वी में बनाई गई है, मालाबार सुंदरी 1899 ईस्वी में बनाई गई है, लो पापा आ रहे हैं 1893 ईस्वी में बनाई गई है। मुस्लिम वनीता का स्नान, वधु विवाह की वेदी की ओर, दक्षिण भारत के कुरूअर, सौदरी का स्मरण, कुएं के निकट, बम्बई की गायिका, प्रतीक्षा तथा निराशादायक वार्ता आदि 10 चित्रों को प्रदर्शनी में रखा गया। इस प्रदर्शनी में उन्हें 2 पदक प्रदान किए गए। यह सामान्य बात नहीं है कि राजा रवि वर्मा को भारत का रूबेन्स, एशिया का रेम्ब्रांड इत्यादि कहा जाने लगा था। हालांकि रूबेन्स और रेम्ब्रांड को भी उनकी ख्याति न मिली होगी जितना कि राजा रवि वर्मा को मिली, और अमरता तो इस कलाकार की चिरसंगिनी बन गई। राजा रवि वर्मा के चित्रों पर, विशेषकर पौराणिक आख्यानों पर तत्कालीन पारसी थिएटरों का गहरा प्रभाव था। उनके चित्रों में चित्रित पात्रों के हाव भाव और मुद्राओं पर यह नाटकीयता पूरी तरह से हावी हो रही, जो दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। इसी तथ्य को डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने लक्ष्य करते हुए कहा था कि राजा रवि वर्मा के चित्रों पर नाटकीय प्रभाव है। यही आरोप गोइज ने भी लगाया था। यह भी सत्य है कि उन दिनों बड़े बड़े शहरों के पारसी थिएटरों में राजा हरिश्चंद्र, भक्त प्रहलाद, रुक्मणी हरण, शकुंतला व लकुश जैसे पौराणिक विषयों पर नाटक खेले जाते थे। ऐसे नाटक जनता में बड़े लोकप्रिय थे और उनके अदाकार आजकल के फिल्मी सुपरस्टार की तरह ही नामचीन होते थे। कहा जाता है कि उस जमाने की गौहर और जौहर नाम की 2 पारसी रंगमंच की अभिनेत्रियों की खूबसूरती, अदा और यथापरक भंगिमाओं को राजा रवि वर्मा ने अपने पात्रों में बखूबी उकेरा। उनकी तूलिका पर केरल की रंगमंच परंपरा कथकली का प्रभाव रहा। राजा रवि वर्मा सुबह 4 बजे उठकर अपने चित्र बनाते थे। प्रकाश और छाया के सूक्ष्म अध्ययन और आकलन के लिए यह समय सर्वाधिक उपयुक्त था। इसमें अंधेरे की विदाई और उजाले का दबे पांव आगमन हुआ करता है। उनकी कृतियां धीरे धीरे पूरे देश में लोकप्रिय होने लगी, जबकि भारतीय कला जगत उन्हें निरंतर निरस्त कर रहा था। उनकी कला दृष्टि राजपूत और मुगल के मिश्रण से निथर कर बनी बंगाल शैली को ठेस पहुंचा रहे थे। उन्होंने शांतनु, मत्स्यगंधा, नल दमयंती, श्री कृष्ण देवकी, अर्जुन सुभद्रा और विश्वामित्र मेनका जैसे जो चित्र बनाए, इनमें उन्होंने स्त्री देह का भारतीय कला दृष्टि के परंपरागत ढांचे में बहुत शाइस्तगी से एक नया ही सौंदर्य शास्त्र रचा। लेकिन उन्हें भीतर ही भीतर कहीं यह बात सालती भी थी कि कलाकार और कला समीक्षक उनके काम को लगातार निर्ममता के साथ नकार रहे थे। यहाँ तक कि महर्षि अरविंद ने भी बंगाल स्कूल के प्रति रह आए अपने अनुराग की आसक्ति में राजा रवि वर्मा द्वारा सृजित चित्रकृतियों पर अपनी आपत्ति प्रकट की थी। जहाँ एक और भारत में उनके द्वारा चित्रित स्त्री की देह को कामना की सृष्टि करने वाली कह के निरादरित किया जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर विदेशों में इस विशिष्टता की सराहना की जा रही थी। हालांकि आज भी कुछ समीक्षक उनकी सौंदर्यमूलक इंद्रियता की वजह से उनके द्वारा चित्रित स्त्री आकृतियों के बारे में कहते हैं कि राजा रवि वर्मा ने एक तरह से फैंसीफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन बॉडी को ही पेंट किया है। राजा रवि वर्मा ऐसे पहले चित्रकार थे जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं को आम इंसान जैसा दिखाया। आज हम फोटो, पोस्टर, कैलेंडर आदि में सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, राधा या कृष्ण आदि की जो तस्वीरें देखती हैं, वे ज़्यादातर राजा रवि वर्मा की कल्पना शक्ति की ही उपज है। उनके सबसे मशहूर चित्रों में सरस्वती और लक्ष्मी
के चित्र घर घर पूजे जा रहे हैं। भले ही पूजने वालों को इसका पता हो या न हो, किसी कलाकार के लिए इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। हालांकि उन्होंने देवी देवताओं और अन्य विषयों के चित्र भले ही उच्च कोटि के न बनाए हों, लेकिन उनके चित्रों ने एक समय समाज की चित्र भूख को मिटाया था। यह भी याद करने वाली बात है कि राजा रवि वर्मा का उदय उस काल में हुआ था जब मिनिएचर चित्र, लघु चित्र पूरी तरह से उतार पर थे। कंपनी स्कूल के कामों में कुछ विशेष नहीं रह गया था। प्रसिद्ध कला समीक्षक प्रयाग शुक्ल आलोचनात्मक रूप से कहते हैं कि राजा रवि वर्मा को जो लोग यह सिद्ध रहते हैं कि उन्होंने पहली बार भारतीय पौराणिक ऐतिहासिक प्रसंग और देवी देवताओं पर चित्र की रचना की और इनकी बोधमय आकृतियां गढ़ी, वे निश्चय ही गलती पर हैं। राजा रवि वर्मा का महत्व इस बात में नहीं है। कौन नहीं जानता कि मिनिएचर चित्रों में इन सभी विषयों पर अत्यंत कलात्मक सृजन बहुत पहले ही किया जा चुका था। राजा रवि वर्मा ने केवल इतना भर किया है कि पौराणिक ऐतिहासिक पात्रों को एक आदमकद आकार दिया और इस आकार को दैविक न बनाकर सहज मानवीय रूप दिया। आप अपने इस प्रयत्न में उन्होंने निश्चय ही सब समय कला गुणों का ध्यान नहीं रखा और इन चित्रों को जैसे अतिरिक्त रूप से मनोहारी बनाना चाहा, एक अलंकारिक शैली में। लेकिन गौर करने लायक बात यह थी कि इस प्रयत्न में उन्होंने सभी अंकन व आकृति अंकन का एक नई तरह से ध्यान दिया। यूरोपीय पर्सपेक्टिव का प्रवेश भी अपनी कला में किया। ये सारी चीज़ें उन्हें कम से कम इतिहास के उस बिंदु पर खड़ा करती हैं जिसकी मौजूदगी से इनकार करना उनके ही नहीं, कला इतिहास के प्रति भी अन्याय होगा। राजा रवि वर्मा के तैल चित्रों की मांग लगातार बढ़ती गई। उन्होंने सोचा कि यदि इन चित्रों को आमजन तक पहुंचाना है तो प्रिंटिंग प्रेस खोलना होगा। इस मुद्दे पर महाराजा बड़ौदा पहले से ही राजा रवि वर्मा को प्रेस खोलने का सुझाव दे चुके थे। इसके लिए उन्होंने 1894 ईस्वी में मुंबई के घाटकोपर में अपनी पहली ओलियोग्राफी प्रेस स्थापित की। कहते हैं कि इसके लिए उन्होंने जर्मनी के 4 तकनीशियनों की मदद ली थी और प्रेस के लिए आवश्यक कलपुर्जे भी जर्मनी से ही मंगवाए। उनके लिए इनग्रेविंग का काम घुंडीराज गोविंद, जो बाद में दादा साहेब फाल्के के नाम से जाने गए, किया करते थे। प्रेस से छपने वाला उनका पहला चित्र शकुंतला का जन्म था। फिर महालक्ष्मी और सरस्वती नामक 2 चित्र छपे। लेकिन हुआ यह कि धीरे धीरे प्रेस का आर्थिक घाटा बढ़ता चला गया, क्योंकि वे इनग्रेविंग के लिए किए जा रहे निवेश पर स्वभावगत कारणों से यथोचित निगाह नहीं रख पाए और इस तरह अंततः उन्हें छापाखाना बंद करना पड़ा। वे भारी कर्ज से गिर गए थे। बहरहाल बावजूद इतनी कठिनाइयों के उनके छापों ने उनके स्वप्न को आधा अधूरा ही सही, लेकिन काफ़ी कुछ अर्थों में कड़ कड़ वाले भगवान को घर घर के भगवान के रूप में साकार कर दिया। यह एक किस्म का नया डोमेस्टिकेशन ऑफ गॉड था। कहना न होगा कि मंदिर से उठाकर भगवान को राजा रवि वर्मा ने सामान्य आदमी के घर के ड्राइंग के रूप में अस्थायी नागरिक बना दिया। सारी देवी देवता घर के सदस्य की तरह भारतीय घरों में दाखिल हो गए। उनके द्वारा बनाए गए चित्रों में ईश्वर अपने ईश्वरत्व से कुछ कम और मनुष्यत्व से कुछ ऊपर था। उनके इस प्रोलिफिक प्रोडक्शन से हमारे यहाँ कैलेंडर कला का जन्म हुआ और वे भारत कैलेंडर कला के जन्मदाता कहलाए। राजा रवि वर्मा को लेकर जहाँ एक और भारतीय कला जगत में अस्वीकृति बढ़ रही थी, ठीक इसके दूसरी ओर सामान्य जनता के बीच वे उतने ही अधिक स्वीकृत होते जा रहे थे। उनकी कला को ईस्ट इंडिया कंपनी भी पसंद नहीं कर रही थी, खासकर जब उन्होंने महाराणा प्रताप, शिवाजी और बाल गंगाधर तिलक के व्यक्ति चित्र बनाए तो वे तत्कालीन औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ लड़ रहे आंदोलनकारी लोगों के बीच भी सम्मानजनक दृष्टि से देखे जाने लगे। अंग्रेजों को लगने लगा कि यह आदमी पराधीन मुल्क के अतीत के प्रति लोगों में अदम्य रागात्मक उन्माद पैदा कर रहा है, जो एक तरह से प्रेत को साक्षात करना है। प्रकारांतर से यह देश में चल रहे तत्कालीन स्वदेशी आंदोलन का कलाजन्य समर्थन था।
राजा रवि वर्मा के चित्र आज संसार के अनेक संग्रहालयों एवं कला दीर्घाओं में सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त किए हुए हैं। उनके सर्वाधिक 43 चित्र केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री चित्रा आर्ट गैलरी, जो 1935 में स्थापित की गई है, में प्रदर्शित हैं, जिनमें शकुंतला का अपने प्रेमी राजा दुष्यंत को कांटा निकालने के बहाने मुड़कर देखना, शकुंतला लुक ऑफ लव 1895 ईस्वी में कैनवास पर तेल, दमयंती हंस से बात करती हुई, ग्वालिन, श्री राम शिव धनुष तोड़ते हुए, द्रौपदी और सिंगिका, रावण का सीता हरण, विराट सभा में द्रौपदी, मोहिनी और रुक्मांगद फर्स्ट, मोहिनी और रुक्मांगद सेकेंड इत्यादि काफ़ी प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित उनकी उल्लेखनीय चित्रों में चांदनी रात में महिला 1880 ईस्वी में, एक महिला का व्यक्ति चित्र 1893 ईस्वी में, मोहिनी झूले पर 1896 ईस्वी में ओलियोग्राफी, हंस दमयंती ओलियोग्राफी, बालिका हाथ में हुक्का व झाड़ू लिए हुए कैनवास पर तैल रंग, एक भद्र पुरुष का रूप चित्र कैनवास पर तैल चित्र, मंदोदरी, राधा, दूत वेश में कृष्ण, विश्वामित्र और मेनका थर्ड इत्यादि प्रमुख हैं। सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में सुरक्षित उनके चित्रों में निराशाजनक समाचार, चोरी का साक्षात्कार, केरला सौंदर्य तथा अपहृत समागम इत्यादि प्रमुख हैं। इस कलाकार के अन्य महत्वपूर्ण चित्रकृतियों में शकुंतला, शकुंतला लव एपिसल टू दुष्यंत, सीता का पाताल प्रवेश, हरिश्चंद्र और तारामती, कैद में स्त्री, वीणा के साथ मालाबार युवती, शकुंतला अपने सखियों के साथ, भिक्षाटन, गेंद से खेलती हुई मोहिनी, राम समुद्र का मदमर्दन करते हुए, शकुंतला वियोग, सीता हरण, भीष्म प्रतिज्ञा, इंद्रजीत विजय, द्रौपदी, मेनका महेंद्र, गंगा शांतनु, दुर्योधन द्रौपदी, शांतिदूत श्री कृष्ण, हंसदूत, कुलीन महिलाएं, रावण और जटायु, नंद और देवकी, साधु और मेनका, वामन अवतार, विष्णु का विश्वरूप, माँ और शिशु, दरिद्रता, अर्जुन और सुभद्रा, शांतनु और सत्यवती, सिंह का और सिरंधरी, रावण जटायु युद्ध, महिला फल पकड़े हुए, जिप्सी, संगीतकारों की गैलेक्सी, पंखा झलती महिला, तिलोत्तमा, इंद्रजीत की विजय, श्री सन्मुख सुब्रमण्यम स्वामी, पक्षीदूत, वामन अवतार, सेवानिवृत्त सिपाही, उदयपुर का किला, भिक्षुड़ी इत्यादि हैं। राजा रवि वर्मा को भी वही परेशानी झेलनी पड़ी थी जो आगे चलकर मकबूल फिदा हुसैन ने झेली थी। वैसे भी वह 125 साल पहले भारत का था। उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने उर्वशी और रंभा जैसी कई अप्सराओं के अर्धनग्न चित्र बनाए। कई लोगों ने इसे हिंदू धर्म का अपमान माना। उन पर देश में कई जगह वर्षों तक मुकदमे चले। इससे रवि वर्मा को काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। ऊपर से उन्हें मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी। कहा जाता है कि उनसे नाराज लोगों ने मुंबई की स्थित लिथोग्राफी को जला दिया था।
इस अग्निकांड में न केवल मसान बल्कि उनके कई बहुमूल्य चित्र भी जलकर नष्ट हो गए थे। राजा रवि वर्मा पर यह भी आरोप लगाया गया कि सरस्वती और लक्ष्मी जैसी कई हिंदू देवियों के चेहरे उनकी प्रेमिका सुगंधा या सुगनी बाई से मिलते हैं। असल में रवि वर्मा अपने कई चित्र और पोर्ट्रेट के लिए सुगंधा की सहायता लिया करते थे। सुगंधा को एक वेश्या की लड़की बताया जाता है। हिंदू कट्टरपंथियों ने भी लेकर उन पर हिंदू धर्म को अपवित्र करने का आरोप लगाया था और उनके ऊपर मुकदमा कर दिया था। कला आलोचक का मानना है कि राजा रवि वर्मा ने धर्म का सहारा लेकर अपनी कला चमकाई। उनके मुताबिक बेशक उनके चित्र यथार्थपरक एवं सुंदर होते थे, लेकिन इतने लोकप्रिय इसलिए हुए कि वे धार्मिक और मितव्ययी पात्र थे जो पहले से ही भारतीय जनमानस में मशहूर थे। अवनींद्रनाथ टैगोर तो राजा रवि वर्मा को चित्रकार मानने से ही इनकार कर दिए, क्योंकि उनके अनुसार वे यूरोपीय तकनीक में चित्र बनाते थे जिनमें मौलिकता की कमी थी। एक कला समीक्षक की दृष्टि से यदि मैं राजा रवि वर्मा के चित्रों की समीक्षात्मक आलोचना करूं तो सही मायने में राजा रवि वर्मा का मूल्यांकन उचित ढंग से नहीं किया गया। उनके प्रति भेदभाव वाला रवैया अपनाकर अधिकतर कलाकारों व समीक्षकों ने उनकी नाटकीय उपेक्षा ही की। प्रत्येक कलाकार में खूबियाँ होती हैं तो कुछ खामियां भी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि किसी कलाकार में सिर्फ खामियां ही खामियां हो और खूबी एक न हो। रवि वर्मा की खूबियों को नकार, समूचे तौर पर उन्हें अस्वीकृत कर देना स्पष्टतः उनके प्रति अन्याय है। राजा रवि वर्मा के सर्वप्रथम आलोचक डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी थे। उनके बारे में आनंद कुमार स्वामी ने कहा था, पवित्र और पौराणिक विषयों को चित्रित करने में राजा रवि वर्मा ने गंभीर त्रुटियां की हैं। उनके चित्रों में नाटकीय निर्धारण और कल्पना शक्ति का अभाव है और उनमें भारतीयता की भावना नहीं है। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी का यह कथन बंगाल शैली के समर्थक कला समीक्षकों व चित्रकारों के लिए एक अमर वाक्य सा बन गया। इस कथन की अपने अपने ढंग से व्याख्या करते हुए प्रत्येक ने रवि वर्मा पर एक जैसे ही आरोप मढ़े। इन सभी के अनुसार रवि वर्मा अतीतकालीन भारतीय कला आदर्शों की गौरवशाली परंपरा से अनभिज्ञ रहे। उन्होंने विदेशी चित्रशैली का अंधा अनुकरण किया। उनके साथ उन्होंने अभिव्यक्ति की विदेशी कल्पनात्मक प्रणालियों को भी अपनाया। पौराणिक देवी देवताओं के चित्र साधारण मनुष्य से देवत्वहीन और पवित्र आध्यात्मिकता से परे बनाया। उन्होंने देवी देवताओं को प्राकृत जन की आंख से देखा, जो एक दोष है, शालीनता नहीं। सत्वहीन और कला परतंत्र के द्योतक यूरोपीय कला आदर्शों को ही अंत तक अपने चित्रों में प्रस्तुत किया। फिर भी यूरोपीय कला के सर्वोत्तम रूप में बैठने में वे अक्षम रहे। इन सभी आरोपों में मूल तथ्य एक ही है कि रवि वर्मा ने भारत के अतीत की राजपूत, मुगल और पहाड़ी शैली के आदर्शों को नहीं अपनाया। रवि वर्मा पर इस तरह के आरोप लगाने वाले यह भूल जाते हैं कि कला युग सापेक्ष होती है। प्रत्येक कला और उसके कलाकार का मूल्यांकन उस युग के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है, न कि उससे परे रखकर। देखा जाए तो राजा रवि वर्मा भारत के पहले चित्रकार थे जिन्होंने भारतीय एवं यूरोपीय शैली का उचित समन्वय कर एक नई यथार्थपरक कला का जन्म दिया। अवनींद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में बंगाल शैली इसी यूरोपीय शैली के प्रतिरोध के कारण अस्तित्व में आई थी। फलतः बंगाल शैली को रवि वर्मा का प्रतिरोध करना ही था, क्योंकि बंगाल शैली रवि वर्मा का प्रतिरोध किए बिना यूरोपीय शैली के भारत में बढ़ते प्रभाव को रोक नहीं सकती थी और इसे रोके बिना बंगाल शैली अपने तथाकथित भारतीयता और स्वदेशी के उद्देश्य को आगे नहीं बढ़ा सकती थी, जिसे वह अपना आधार बनाकर चली थी। उसके लिए रवि वर्मा और उनकी कला का विरोध करना अनिवार्य था और यही उसने किया। डॉक्टर नैन भटनागर व डॉक्टर जगदीश चंद्रिकेश के अनुसार वास्तविकता तो यह है कि रवि वर्मा ने अपने काल में जो कला दी वही उस काल के लिए उपयुक्त थी, क्योंकि प्रत्येक कला अपने काल के अनुरूप मोड़ लेती है और विकसित होती है। अतः यह कहना है कि रवि वर्मा ने भारतीय कला के आदर्शों को नहीं अपनाया, युग सत्य को नकारना है,
क्या ये आलोचक यह चाहते थे कि रवि वर्मा 19वीं सदी में, जबकि भारतीयता पराभूत हो चुकी थी, कलाएं सड़कों पर मारी मारी फिर रही थी, कलकत्ता और पटना के बाज़ारों में अंग्रेज प्राचीन कला शैलियों के चित्र की बहुड़ी नकलें सस्ते दामों में करा कर ले जा रहे थे और कंपनी शैली प्रसार पा चुकी थी? ऐसे समय में क्या राजा रवि वर्मा प्राचीन शैलियों के चित्र बनाते रहते? जो लोग राजा रवि वर्मा के चित्रों में खामियां खोजते हैं, क्या उन्हें बंगाल शैली के चित्रों में कोई दोष नहीं दिखाई देता? यदि रवि वर्मा ने यूरोपीय तैल रंग की तकनीक अपनाई, तो क्या बंगाल शैली के कलाकारों ने जापान की प्रक्षालन विधि, वार्स टेक्निक और इंग्लैंड के न्यूटन विशन के जल रंग नहीं अपनाए? ताज्जुब की बात यह है कि 18 मई 1993 ईस्वी को जब राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली ने राजा रवि वर्मा के चित्रों की एक बड़ी प्रदर्शनी लगाई, तो हुसैन समेत उन्हीं के कुछ समकालीन प्रमुख कलाकारों ने कहा था कि राजा रवि वर्मा को मानो अतिरिक्त महत्व दिया जा रहा है और उनके पुनः मूल्यांकन के बहाने उनकी प्रशंसा में जो कुछ कहा जा रहा है वह थोथा है। इन कलाकारों के वक्तव्य में एक ध्वनि यह भी निकलती है कि राजा रवि वर्मा दरअसल इतने बड़े कलाकार नहीं थे जितना कि उन्हें बताया जा रहा था। जानकारी के लिए आपको बता दूं, यह वही हुसैन थे जिन्होंने रवि वर्मा के 50 साल बाद ठीक ऐसा ही काम करके सुर्खियां बटोरी थी। बहरहाल विभिन्न कला आलोचकों में उनके काम को लेकर चाहे जितना मतभेद रहा हो, परंतु हकीकत यह है कि राजा रवि वर्मा ने अपने समकालीन और परवर्ती चित्रकारों को बड़ी गहराई से प्रभावित किया। अवनींद्रनाथ टैगोर स्वयं राजा रवि वर्मा के प्रशंसक थे। रवि वर्मा का प्रभाव आंशिक रूप से अवनींद्रनाथ और नंदलाल बोस के प्रारंभिक चित्रों पर भी रहा। रवि वर्मा जब कलकत्ता आए थे तो अवनींद्रनाथ ने भी उनसे भेंट की थी। अवनींद्रनाथ उस समय तरुणावस्था में थे और वे अपने चित्रकार जीवन के प्रारंभिक दौर से गुजर रहे थे। रवि वर्मा ने कलकत्ता में ठाकुर परिवार का आतिथ्य ग्रहण किया था। उस समय उन्होंने रवि वर्मा ने कलकत्ता में ठाकुर परिवार का आतिथ्य ग्रहण किया। उस समय उन्होंने अवनींद्रनाथ के कुछ प्रारंभिक पौराणिक चित्र देखे थे और उनकी सराहना की थी। अवनींद्रनाथ की भांति नंदलाल बोस ने भी कुछ